नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम बातें दिल की में। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिल की बात किसी से कह पाएँ और कोई उसको समझ भी पाए। इस खास सीरीज़ को आप तक ला रहे हैं स्लीपवेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ। पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे एक कम्युनिकेशन या किसी से बातचीत करना बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि हम किसी से कुछ कह नहीं पाते और अपनी समस्या को अपने अंदर ही बहुत बड़ा करते जाते हैं। तो बातचीत से बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि बातचीत कैसी हो, यानी प्रभावशाली बातचीत हो, ताकि हम अपनी बात अच्छे ढंग से कह भी पाएँ और सामने वाला हमारी बात को अच्छे ढंग से समझ भी पाए। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावशाली बातचीत पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी से वॉलंटियर काउंसलर कविता श्रीराम। चलिए, तो कविता जी, पिछली बार हमने विकी जी से बात की थी कि कैसे बातचीत करना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम में से कई बार लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, अपने इश्यूज़ को लेकर खुल नहीं पाते जी। और किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाना एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, एक टैबू है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बातचीत कैसे की जाए कि कहने वाला अपनी बात कह भी दे और सुनने वाला उसको समझे भी? तो कैसे हो प्रभावशाली बातचीत? इसी प्रश्न के अंदर जवाब छिपा हुआ है। देखिए, कम्युनिकेशन जो होता है, वो एक ज़रूरी ज़रिया होता है इंसानों के बीच। आपको ये पता ही होगा, बच्चा जैसे पैदा होता है, उस मोमेंट से ही अपने माँ से कैसे वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है, माँ को कैसे उसकी बातें उसी समय से समझने आने लगती हैं। जी। लैंग्वेज तो होता नहीं है, लेकिन हुँ, कम्युनिकेशन शुरू से ही हो जाता है। और आपने हुँ, देखा हुँ, होगा कि जहाँ पे समझ नहीं हो या सुनने की शक्ति नहीं हो, वहाँ पे हुँ, रिलेशनशिप्स में एकदम से दरार आ जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जी। सुधारने में, उन्हें सँवारने में, उनको समझने में बहुत ज़्यादा वक़्त लग जाता है। और इन्हीं हुँ, दरारों की वजह से लोग अपने आप को कई बार अकेला महसूस करते हैं। इसके जी। अलावा अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो उनकी बहुत पर्सनल हैं और उसकी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है, वो किसी से नहीं शेयर कर पा रहा है आसानी से, क्योंकि उसे ये भी डर लगता है कि मुझे कोई जज ना कर ले, मुझे कमज़ोर ना हुँ, समझे। मुझे फिर एक चीज़ और भी होती है ऋचा जी, कई बार लोगों को ये लगता है कि मुझे सुझाव नहीं सुनने हैं। हुँ, ये किस हुँ, तरह का हुँ, सुझाव देंगे मुझे? तो कई बार बहुत सारी वजह होती हैं कि लोग अपनी समस्याओं को अपने अंदर ही रख लेते हैं और उसी में वो उलझते चले जाते हैं। हालाँकि जी। संपर्क करना, बातचीत करना, एक-दूसरे से अपने दिल की बात संवाद। शेयर हुँ, कर पाना एक बहुत अच्छा माध्यम है, ना कि अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाना, बट ऑल्सो कि हमारे रिश्ते एक हुँ, मज़बूत हुँ, नींव पे खड़े होने लगते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे अपनी बात शेयर करी, आपने मेरी बात समझ ली। उस हुँ, समझने के बाद आपने मुझसे बातचीत फिर करी, तो मुझे लगेगा हाँ, मेरा रिश्ता इनके साथ बड़ा मज़बूत है, डिपेंडेबल है, इसमें एक हुँ, सिक्योरिटी भी, मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, एक रिलायबिलिटी फैक्टर होता है। तो ये लाने के लिए रिश्तों में सुनना, समझना और वापस वो बात को स्पीकर को वापस भेजना एक कंप्लीट साइकिल होता है, जिससे कम्युनिकेशन पूरा अपने अपने अंदर एक साइकिल बन जाती है। तो आज के हुँ, जो टॉपिक आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, इसमें 2 पहलू हैं। एक, हाउ टू बी अ गुड लिसनर जब कोई हुँ, हमसे बातचीत करे, और ठीक दूसरा, है। हम अपनी बात कैसे आगे बढ़ाएँ ताकि हमारी बात भी सही ढंग से समझने को दूसरे इंसान को तकलीफ ना हो। ठीक है, तो पहले कहने वाले की बात सुने या सुनने वाले की? जैसा आप चाहें, लेकिन इसमें एक बहुत मज़ेदार चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हुँ, जब लोग सोचते हैं कि भई आई एम नॉट अ वेरी गुड लिसनर, हाउ विल आई बी गुड एट इट? तो यहाँ पे एक अच्छी हुँ, चीज़ ये है कि बीइंग अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर इज़ नॉट अ गॉड गिवन गिफ्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सोचें कि भई हमें तो आता ही नहीं है, हम नहीं कर पाएँगे। इसमें अच्छी हुँ, बात ये है कि ये एक स्किल है और हम सब इस स्किल को सीख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ जो सबसे शुरू में हमें सिखाई जाती है और जो हम प्रैक्टिस करते हैं, वो है सुनना कैसे?
आप और मैं बातचीत कर रहे हैं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बहुत मजे की चीज है वो हम एक दूसरे की बात एक्टिवली सुन रहे हैं, जी। यहाँ मौजूद होकर, प्रेजेंट होकर, सतर्क होकर, वी आर पेइंग अटेंशन टू ईच अदर. जी। Active listening means really being here in the moment, and it also means not just listening to what is being said, ना कि सिर्फ शब्दों पे ध्यान दें, लेकिन उतना ही ज्यादा ध्यान दें जो आप नहीं कह रही हैं, क्योंकि बहुत कुछ हमारे संपर्क में बिना शब्दों से बयान हो जाता है. एक्टिव लिसनिंग का जो स्किल है वो बहुत फायदेमंद होता है. एक्टिव लिसनिंग यही है कि जो वो कह रहे हैं वो भी सुने, और जो वो नहीं कह रहे हैं उनकी बॉडी से आपको पता चल रहा है, उनके भाव से आपको पता चल रहा है, जिस आवाज में वो बोल रहे हैं, चाहे धीमी आवाज में बोल रहे हो, रुक रुक के बोल रहे हैं, या बहुत तेज आवाज में बोल रहे हैं, जिस ढंग से वो बैठे हैं, सहमे हुए हैं या बहुत एजिटेटेड हैं, उनकी सांस धीरे चल रही है या बहुत हाँफ रहे हैं, वो ये सब चीजें बिना वर्ड्स के जो सुनने वाला है वो परख लेता है 1 सेकंड में. आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ. जैसे एक कोई महिला किचन में अपना खाना बना रही हूँ, उनका छोटा 5-6 साल का बच्चा उनसे आके कुछ कुछ बोलता रहता है, तो माँ हूँ हाँ करके उसको जवाब देती है. कुछ देर बाद वो बच्चा परेशान होके अपनी माँ के कपड़े को खींचता है और कहता है आप सुन नहीं रहे हो मेरी बात. और माँ कहती अरे भाई तुम्हारी हर बात तो मैं सुन रही हूँ. लेकिन ताज्जुब की बात है, उस बच्चे को उसी वक्त पता चल जाता है कि माँ का अटेंशन मेरे ऊपर तो है, वो सुन रही है लेकिन मुझे तो एहसास नहीं हो रहा है कि वो मेरे साथ हैं. उस बच्चे को भी अंदाजा लग जाता है कि आई एम नॉट बीइंग हर्ड, आई एम नॉट बीइंग लिसन्ड टू. तो जब कोई पीड़ित इंसान आता है जिसकी समस्या उससे अपने आप हल नहीं हो पा रही है, वो किसी से शेयर करना चाहता है, कोई फ्रेंड्स के बीच भी हो सकती है ये बात, तो दैट पर्सन वांट्स कि दूसरा इंसान मेरी बात गौर से सुने, समझे और मुझे फिर कुछ बताए. तो एक्टिव लिसनिंग में ऋचा जी एक बहुत बहुत खास चीज होती है, एंड दैट इज लिसनिंग टू व्हाट इज नॉट बीइंग सेड, नॉन वर्बल्स. और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई अंदाजा है कि हमारे कम्युनिकेशन में कितने प्रतिशत कंटेंट पे जाता है और कितने विदाउट वर्ड्स पे जाता है, यानी कि हमारे वार्तालाप में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ communication that is dependent on words, and what is the percentage of communication that is dependent on my movements, my body language, things I'm not saying. लेकिन आपको ताज्जुब होगा, एक्चुअली स्टेटिस्टिक्स हमें ये बताती हैं that our communication 93% is non-verbal. Oh my God. जी 93% जी हाँ, नॉन वर्बल, जो हम कह नहीं रहे अपने मुंह से. बिल्कुल. Oh my God. एंड सिर्फ 7% शब्दों के यूज से है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे नमक खाने में बहुत जरूरी होता है, वैसे ही वो वर्ड्स की भी बहुत ज्यादा अहमियत होती है. वो माध्यम है, शब्द शायद जो हमारे अंदर चल रहा है उसको निकालने का माध्यम है, लेकिन सिर्फ एक माध्यम है. सिर्फ एक माध्यम है. तो ये नॉन वर्बल्स जो हम कैसे पिकअप करते हैं, इसके लिए भी एक छोटा सा एक्रोनिम है, SOLER. तो अगर सोलर के ऊपर हम ध्यान रखें तो हमारी एबिलिटी परखने की बेहतर हो जाती है. S मीन्स सिटिंग स्क्वेयरली, जैसे कि हम एज अ लिसनर किसी से बात करते वक्त अगर हम एक्सेप्टेंस के जरिए बैठें, यानी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अगर मैं पीठ मोड़ के ऐसे, हाँ बोलिए ऋचा जी, ऐसे बात करेंगे, अगर मैं ऐसे बात करूं आपसे तो आपको लगेगा कि मेरा पूरा अटेंशन आपके पास नहीं है. तो सिट स्क्वेयरली मीन्स मैं आपकी तरफ फेस करके बैठूं. S. O मीन्स ओपन स्टैंस, यानी कि मेरे आर्म्स, मेरे लेग्स सारे आपकी तरफ हैं, ना कि क्रॉस्ड. क्योंकि अगर मैं ऐसे बैठूं तो आपको लगेगा मेरे पास या तो वक्त नहीं है या मैं आपकी बात पूरे ढंग से सुन नहीं रही हूँ. अगर मैं ऐसे बैठूंगी तो लगेगा ओपनली आपकी बात सुन रही हूँ. L is for leaning forward, यानी कि मैं आपकी तरफ, मेरा पूरा ध्यान, मेरे बॉडी का पूरा ध्यान आपकी तरफ है. जैसे वो उदाहरण आपको बताया था, उस छोटे बच्चे को भी पता चल गया था कि माँ उसकी बात पूरे ध्यान से नहीं सुन रही. तो अगर हम लीनिंग आगे बढ़कर ऐसे बैठे तो जरूर दूसरे इंसान को लगेगा कि हाँ, इनका पूरा ध्यान मेरी तरफ है.
और आई कांटेक्ट एक बहुत अच्छा माध्यम होता है कनेक्शन बनाने का। सच्चाई वहीं से दिखती है, तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। आपसे मैं बात कर रही हूँ, बीच बीच में जैसे मैं ऐसे करूँ तो आपको लगेगा ये तो अटेंशन ब्रेक होने वाली बात ध्यान है। नहीं दे रही हूँ। जी, और आर मीन्स रिलैक्स, यानी कि जो बातचीत हमने अभी करी थी कि टाइम लेकर बैठे, यानी कि इस वक्त मुझे यही काम करना है या यहाँ बैठ के आपके साथ टाइम बिताना है। रिलैक्स यानी पूरा फोकस यहीं पे हो, ना कि किसी और चीज पे डिस्ट्रैक्शन है। तो SOLER स्मॉल वेज, जी स्मॉल वेज, ताकि हमारा नॉन वर्बल लैंग्वेज पिकअप करने का आसान तरीका। आजकल कविता जी हम एक प्रॉब्लम और बहुत देखते हैं कि कोई किसी से बात कर रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है वो अपने फोन पर देख रहा है, जो आप घड़ी की बात कर रही थी उसके बजाय, और वो बहुत खराब लगता है कि मैं कुछ कह रही हूँ या मैं कुछ कह रहा हूँ और आप अपने फोन पर लगे हुए हैं। बिल्कुल, कई बार लोगों को टोकना पड़ जाता है, तो वो मुझे लगता है कि एक लिसनिंग में बहुत अच्छा नहीं लगता वो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम ये छोटी छोटी टिप्स पे ध्यान रखेंगे, SOLER, इसमें फोन आगे रखने का उसकी कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि हमने अपने मन में ठान लिया है कि ये वक्त हम ये काम करेंगे माइंडफुली, क्योंकि हमें इस इंसान के साथ ये रिश्ता निभाने के लिए मुझे एफर्ट करना है। और अगर ये मैंने ठान लिया है तो मैं अपनी कम्युनिकेशन को प्रभावशाली करने के लिए ये सब चीजें करने को रेडी होंगी। यहाँ कविता जी मेरे मन में कई बार सवाल आता है कि कई बार आप किसी को सुन रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक से सुन रहे हैं, लेकिन आपने सुनने के बाद एक बात कही, समझना। और हम में से कई बार ये स्थिति आती है कि हम सामने वाले को समझ नहीं पाते। मतलब अगर हमसे कोई अपनी परेशानी शेयर कर रहा है, हमने सुन तो लिया, लेकिन हमें उसकी परेशानी बेकार की लगती है। कई बार हम कहते हैं ये कोई चिंता की बात थोड़ी है, ये तो तुम बेकार का इश्यू बना रहे हो जी। या हम जजमेंटल हो जाते हैं कि देखो इसमें तो गलती तुम्हारी है। अगर कोई अपना झगड़ा लेकर हमारे पास आया है तो हम जज बन जाते हैं कि नहीं इसमें तो तुम्हारा दोस्त सही है। तो समझना का जो क्वेश्चन आप कह रहे हैं लिसनिंग में, कि क्या मैं दूसरे को, सामने वाले को बिना समझे भी उसको सुनूं तो वो इफेक्टिव लिसनिंग है? क्योंकि हमारी लाइफ में हमारी एक्सपीरियंसेस हमें यहाँ तक लाती हैं। तो अगर मैं आपकी बात सुन रही हूँ, जाहिर है मैं अपना इम्प्रेशन इस पे डाल रही हूँ सुनने के साथ साथ। लेकिन इफेक्टिव लिसनिंग जो होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है दैट इज टू स्टे विथ यू। यू आर द स्पीकर, आई एम द लिसनर, टू स्टे विथ यू इन द सेंस कि जो आप बोल रही हैं उसको मैं अच्छी तरह से सुनूं और आपके हिसाब से समझूं, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। मान लीजिए आपको किसी चीज से बहुत बुरा लगा, आपको किसी ने कोई चीज कह दी और आप उसको, उस परेशानी को लेकर मेरे पास आई एज अ फ्रेंड। मुझे लगे अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप व्हाई आर यू गेटिंग सो वरीड अबाउट इट। लेकिन आपके लिए वो छोटी सी बात नहीं है। समस्या छोटी और बड़ी नहीं होती है, हमारा उससे डील करने का तरीका वो हमारे लिए बड़ा या छोटा हो जाता है। तो अगर वही चीज मुझे लगी बहुत छोटी और आपके लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रही है या आपको उससे बहुत तकलीफ हो रही है, तो मुझे एज अ लिसनर आई शुड अंडरस्टैंड, मुझे ये समझना चाहिए आपके आंखों के जरिए कि ये परेशानी आपके लिए बहुत बड़ी है। समस्या पे ना जाऊं मैं आपके भाव पर जाऊं। आप जो मुझे एक्सप्रेस कर रही हैं वो अपना दुख एक्सप्रेस कर रही हैं, अपनी चिंता एक्सप्रेस कर रही हैं, अपने फियर्स एक्सप्रेस कर रही हैं। मुझे उस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम पे, क्योंकि प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही रहेगा। आपका ढंग उस प्रॉब्लम से डील करने पर निर्भर है। तो एज अ लिसनर एंड एज आवर रिलेशनशिप बिकम्स बेटर एंड व्हेन यू स्टार्ट ओपनिंग अप, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट तो तभी करेंगे ना जब मैं आपको अपनी तरफ से सुझाव ना देकर सिर्फ आपके भाव को समझूं। अगर मुझसे आपने कोई एक बहुत दुख भरी कहानी शेयर करी है, उस कहानी को सुनने के बाद अगर मैं कहूँ आपके लिए कितना मुश्किल वक्त हो रहा है ऋचा, आपको लगेगा कि हाँ इन्होंने मेरी बात समझ ली। लेकिन हाँ जी, क्योंकि अगर आपकी कहानी को लेकर मैं उसको उधेड़ने लगूं वो सही नहीं होगा। दैट इज नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जी, तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक्टिव लिसनिंग में बहुत जरूरी है कि हम सामने वाले को सुने भी, ध्यान से सुने, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ऑब्जर्व करें, उसको समझने की कोशिश भी करें और जजमेंट पास ना करें। अब मैं स्पीकर की तरफ से आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे कोई समझ नहीं रहा, मैं परेशान हूं लेकिन मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ।
तो अगर जी। कोई समझ नहीं रहा तो कहने वाला क्या अपनी बात समझा नहीं पा रहा, और उसको हम कैसे एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बना सकते हैं, इफेक्टिव जी, स्पीकर बना सकते हैं कि वो जी। अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सके, तब तो सामने वाला समझेगा। आप मुझे कोई भी 1 या 2 इमोशंस का नाम बता सकती हैं? कोई भी खुशी, इमोशन ले लीजिए। जी, खुशी, खुशी, उदासी, उदासी। अकेलापन। जी, आपने मुझे 2-3 उदाहरण दे दिए। अगर मैं आपसे कहूँ, आप मुझे कोई भी एक वाक्य बता दीजिए या एक थॉट जो आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा हो। मुझे आज बाहर जाने का मन कर रहा है। लॉकडाउन में तो सबको यही है। बिल्कुल, देखिए जब मैंने आपसे भाव पूछा, तो हाँ। आपने एक शब्द में उसका उत्तर दिया, जो यहाँ से आता है, भाव जो फीलिंग होती है। लेकिन जब मैं आपसे पूछूँ आप क्या सोच रही हैं, जो यहाँ से आएगा, वो एक वाक्य में आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई इंसान अपनी बात किसी से शेयर करना चाहता है और उसे हमेशा लगता है कि भई मैं इनसे बात करूँगी तो पता नहीं ये बात मेरी समझेंगे कि नहीं, और ये समस्या मुझे और उलझने पे मजबूर कर देती है। तो अगर मैं अपने आप को ये कह दूँ कि भई आई वांट टू कन्वे दैट आई एम फीलिंग स्कैर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो मैं किस प्रकार से अपने आप को आपकी तरफ पेश आऊँ, एंड दैट कैन बी बाय सेपरेटिंग इन माय हेड व्हाट आई एम फीलिंग एंड व्हाट आई एम सेइंग। आपने देखा होगा कभी किसी की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो रोते-रोते, बच्चों के साथ भी देख लीजिए, टीनेज चिल्ड्रन के साथ भी देख लीजिए, वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन उनका भाव उनके शब्दों से बड़ा होता है। जी। भागते-दौड़ते अंदर आएँगे, चिल्लाते-चिल्लाते अपनी बातचीत बोलना चाहते हैं, और आप समझने पे आपको मुश्किल आती है कि बोल क्या रहे हो? अच्छा, अच्छा शांत हो जाओ, हाँ, हाँ। स्लो डाउन। तो ये भाव और शब्दों को अगर थोड़ा-सा हम अपने मन में ही अलग कर पाएँ, टेक 2 ब्रेथ्स, पॉज़, अपने आप से पूछें कि व्हाट मैं क्या महसूस कर रही हूँ? मैं क्या कन्वे करना चाहती हूँ? दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीइंग एबल टू कम्युनिकेट। उसके अलावा ऋचा जी, आई फाइंड पर्सनली दैट इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि अगर मान लीजिए मैं अपनी फ्रेंड से बात करना चाहूँ, कि उसको पहले बता दूँ कि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कहनी है तुम्हें, तो मुझे वक़्त दे सकती हो कि नहीं? नहीं? जी। अगर मैं आपसे कई बार ऐसा होता है, कोई मेरे से कहता है कि आप मेरे से अभी बात कर सकती हैं, और मैं कह देती हूँ हाँ। जैसे ही उन्होंने बात शुरू करी, बिना सोचे-समझे मैं अपनी घड़ी ऐसे देख लेती हूँ, तो उसको क्या लगेगा? कि ये अटेंटिव नहीं है, ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल, और कह रही हैं, मुँह से तो कह रही हैं, ज़बान से तो कह रही हैं कि इनके पास टाइम है, लेकिन कुछ ना कुछ चल घड़ी रहा है, देख रही ही हूँ। डज़न्ट हैव द टाइम। तो देखिए यहाँ पे भी बॉडी लैंग्वेज हमें, इट गिव्स अस अवे। But effective communication happens when we learn to understand ourselves. जो सेल्फ अवेयरनेस की बात आपने पहले करी थी, अगर हम अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें, व्हाट इज इट दैट आई वांट टू कन्वे, मुझे चाहिए क्या और किस ढंग से मैं कर सकती हूँ, तो शुरुआत वहाँ से हो सकती है। और फिर दूसरी बात ये, दूसरे इंसान से पहले अगर आपने बाउंड्रीज के विद इन रहना है, टाइम लेना है, तो इट्स बेटर टू फिक्स अ टाइम फॉर इट। तो कविता जी, जैसे हम, होता क्या है, लोगों को लग रहा होगा इफेक्टिव स्पीकर, इफेक्टिव लिसनर, ये सब तो बड़ी मैनेजमेंट टाइप बातें हैं, जी। कॉर्पोरेट्स की बातें हैं। लेकिन हम इमोशनल हेल्थ जब बात कर रहे हैं, इमोशनल वेलबींग की बात कर रहे हैं, तब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? तो मैं चाहूंगी कि आखिर में आप इनका कनेक्शन बताएं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कनेक्शन इमोशनल हेल्थ से। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब तरह के लोग हमारे आसपास होते हैं, वो लोग जो एक, जिनको ये लगता होगा कि मेरी बात कोई समझ नहीं रहा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अपने, जिनके आसपास ऐसे लोग होंगे जो परेशान होंगे, लेकिन जिन्हें सुनना नहीं आता। तो आप उन सबको क्या आज मैसेज देना चाहेंगे? सो फर्स्ट द कनेक्शन। हमारे इमोशंस आते कहाँ से, हमारे भाव आते कहाँ से हैं? हमारे अंदर से। और वो ट्रिगर ऑफ कब होते हैं? जब हमारे अपनों के साथ कुछ अनबन होती है या कुछ बहुत अच्छा होता है। किसी भी रिश्ते में आप ले लीजिए, आपकी इमोशनल वेलबींग आपके रिश्तों का एक अहम हिस्सा होता है। हमारे ऑफिस में, हमारे करीबी रिश्तों में, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच, हमारे बच्चों के साथ, हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज में, हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटीज में, जहाँ भी हम जाएं, हम अकेले तो रहते नहीं हैं। हम हमेशा किसी और के साथ हर वक्त वार्तालाप करते रहते हैं। वो रिश्ते जो होते हैं, उनमें अगर हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होता है, उसमें दरार आ जाती है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तो जाहिर है इमोशनल वेलबींग तो होगी नहीं, ट्रस्ट तो होगा नहीं, डिपेंडेबिलिटी होगी नहीं, बल्कि उल्टा
आपके अंदर एक वल्नरेबिलिटी सी रहेगी, एक डर सा भी रह सकता है, एक एंजाइटी भी रह सकती है, एक और चीज होती है ऋचा जी, रिलक्टेंस, झिझक हो। क्यों? क्योंकि पिछली दफे जब मैंने इनसे कुछ कहा था, इन्होंने तो उल्टे जवाब में ये कह दिया, तो अब मेरे अंदर एक झिझक भी पैदा हो जाती है कि मैं अब ओपनली नहीं कह सकती हूँ कुछ। तो इमोशनल वेलबींग बिल्कुल हमारे रिलेशनशिप के हेल्थ के साथ जुड़ी हुई होती है, और रिलेशनशिप्स मजबूत तभी होते हैं जब हमारा वार्तालाप स्पष्ट हो, जब वार्तालाप हमारा ऑनेस्ट हो। तो इमोशनल वेलबींग इज डिपेंडेंट ऑन healthy relationships, and healthy relationships are dependent on good, effective, valuable communication. तो ये वार्तालाप अगर प्रभावशाली हो, और आजकल के ज़माने में ऋचा जी, आजकल तो खैर लॉकडाउन के ज़रिए तो और भी लोगों के अंदर ये फीलिंग महसूस हो रही है कि हम आई रियली वांट टू टॉक टू समबडी, क्योंकि हम और घर से तो बाहर निकल नहीं रहे। तो वो लोग जो कह नहीं पा रहे हैं और वो लोग जो सुनना नहीं जानते, दोनों को अगर आप चलते चलते कोई मैसेज देना चाहेंगे तो क्या होगा? मैंने कहीं ये पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, क्योंकि इसमें इतनी सच्चाई है। बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू रिप्लाई। तो मुझे लगता है अगर हम अलर्ट रहें, माइंडफुल रहें, सतर्क रहें, जब हम सुन रहे हैं, अपना पूरा वक्त, अपना पूरा अटेंशन दें जब कोई हमसे बात कर रहा हो, वहीं से शुरुआत हो जाती है दूसरे इंसान को हल्का महसूस करने के लिए। वो जो एक हल्कापन आता है कम्युनिकेशन में, वो तभी आता है जब दूसरा व्यक्ति अपने आप को हल्का महसूस करता है, जब उसको लगता है कि दूसरे इंसान ने मेरी बात स्वीकार ली या समझ ली, सुन ली। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सुनना। सुन लिया जी। और जो लोग किसी, जैसे हमने कहा, झिझक की वजह से अपनों से कुछ नहीं कह पा रहे हैं, काउंसलर्स के पास जाने को लेकर स्टिग्मा है, लेकिन परेशान हो रहे हैं, कुछ ना कुछ इमोशनल ट्रॉमा झेल रहे हैं, उन सब से कविता जी आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये जो झिझक है ऋचा जी, ये यूजुअली इस वजह से होती है बिकॉज लोगों के मन में ये बात आती है कि वी आर गोइंग टू बी जज्ड, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हर एक इंसान के अंदर वो शक्ति है कि वो अपनी समस्या हल कर सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह शायद वो उलझ गया हो, टेम्परेरीली वो नहीं अपने सॉल्यूशंस ढूंढ पा रहा है। अगर मैं और आप, मान लीजिए हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसके बाद मैं बहुत परेशान हूँ, आपसे बात करना चाह रही हूँ दोबारा, तो मुझे क्या करना चाहिए? झिझक तो होगी, फिक्र भी होगी, लेकिन अगर हमारा रिश्ता मेरे लिए अहम है तो मुझे ये कदम अगर उठाना पड़े, तो इसके लिए 2-3 छोटे से टिप्स हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे कि फाइंड द राइट टाइम। अगर आप अपने काम में व्यस्त हैं और इसी वक्त मैं आपको अपनी बात बताना चाहूँ, तो आपके पास सुनने का तो वक्त नहीं है। आई शुड बी पेशेंट, एंड मुझे देखना चाहिए कि कौन सा सही वक्त है जब हम दोनों बैठ के बात कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे ये भी देखना चाहिए कि मैं आपके साथ फेस टू फेस बैठ के बात कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि फोन पर आधी बातें गुम हो जाती हैं जी। नॉन वर्बल्स की जो बात हम कर रहे थे, वो नॉन वर्बल्स तो तभी पिकअप हो सकते हैं जब हम एक साथ बैठे हैं जी। तो उसका भी वक्त देख कर, निकाल कर एक साथ बैठ के बात करें तो इट इज बेटर, इट बिकम्स मोर इफेक्टिव द कम्युनिकेशन। तीसरा, बहुत अच्छा रहेगा कि अगर अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहूँ, मैं का शब्द यूज करूं, ना कि उंगली आपके ऊपर रखूं कि तुमने मुझसे ये कहा था, तुम्हारी बातें मुझे नहीं अच्छी लगी। मुझे आई वर्ड यूज करना चाहिए, मुझे बहुत तकलीफ हुई ये बात महसूस करके, या मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा वक्त और एक साथ स्पेंड करें। अटैक नहीं करें, यानी अगर मैं ऐसे करूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इनको अपनाएं और थोड़ा वक्त दें तो चीजें ऑटोमेटिकली सुधरने लगती हैं, अगर नियत हो और अटेम्प्ट हो उस तरफ। जी, तो मतलब मेरे लिए आज टेक अवे ये होगा कि अपनी झिझक छोड़कर अपनी बात सामने वाले से कहने की जरूरत है, लेकिन कहते वक्त हम ये जरूर देखें कि सामने वाले के पास सुनने का वक्त है उस
उस समय या नहीं, और जी। सही समय पर और आमने सामने बैठकर ही बात करने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो स्टिग्मा हमारे मन में होता है कि अगर हमें लग रहा है कोई आसपास हमारे नहीं सुन रहा, तो काउंसलर के पास जी जाने हाँ। में झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर जी। कोई हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। कविता जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसको सॉल्व करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कई बार जी। अगर हम किसी से शेयर कर लेते हैं तो शायद वो अपने अंदर की क्षमता को हम पहचान पाते हैं, सामने वाला वो मदद कर सकता है हमारी। और सुनने वाले के लिए तो बहुत ही अच्छी बात कही कि जब सुने तो पूरी तरह से सुने। जी। सिर्फ वो नहीं सुने जो शब्द सामने वाला कह रहा है, बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, 93% जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उस पर जरूर ध्यान दें। सो आई होप आप में से जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आज से कोशिश करेंगे कि आपका कम्युनिकेशन कल से थोड़ा बेहतर हो, चाहे वो बोलने के मामले में हो या सुनने के मामले में। इसी कड़ी में अगली बार हम बात करेंगे लिसनिंग विदाउट जजमेंट, जिसकी कुछ बातें आज कविता जी ने की हैं कि जब हम किसी को सुने तो उस पर फैसला ना दें, उसके बारे में सही और गलत को जज ना करें या उस व्यक्ति को जज ना करें, बल्कि विदाउट जजमेंट सुने। तो इस बारे में हम बात करेंगे अगली कड़ी में। फिलहाल कविता श्रीराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी फायदे की बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच ऋचा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।